हमने देखा था कि जब हम किसी भी चीज़ को किसी भी मॉडल्स को जब हम ट्रेन करते हैं, तो हम जब ट्रेनिंग में डेटा देते हैं और फिर जब हम प्रेडिक्शंस करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो कितना एक्यूरेट है ना, तो उसकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं। इसी तरीके से फिर आगे हमने पढ़ा था वैलिडेशन, कि एक तो मैंने हम सबसे पहले पढ़ा टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, फिर हमने पढ़ा वैलिडेशन। एंड वैलिडेशन अनम ने आई थिंक आप लोगों को बताया होगा, तो वो डेटा जो कभी भी हमारे मॉडल ने ना देखा हो। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हम ये पढ़ने ये जा रहे हैं कि हमारा ऑप्टिमाइजेशन एंड जर्नलाइजेशन, हमारे जो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ऑप्टिमाइजेशन क्या है इसके अंदर एंड जर्नलाइजेशन क्या है। जब हम किसी मॉडल को ट्रेन करते हैं उसमें ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है एंड जर्नलाइजेशन क्या होती है। जब भी हम किसी मॉडल को डेटा देते हैं, डेटा देने पर जो वो फीचर्स को रीड करता है, जो उसके एक्चुअल फीचर्स को वो रीड करता है, इसकी पूरी कोशिश ये होती है कि वो उसके एक्यूरेट फीचर्स को रीड करे। ठीक है, ये कहलाता है उसका ऑप्टिमाइजेशन। जो हम इनपुट दे रहे हैं अपने मॉडल को, उस गिवन इनपुट को लाइक अ ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, अभी इनपुट हमारा क्या जा रहा है एज अ ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा को जब किसी मॉडल को दिया जाता है, तो वो क्या करता है, उसके इनपुट्स में से जो उसके फीचर्स होते हैं, उसकी पूरी कोशिश होती है कि अच्छे से वो उसको ऑप्टिमाइज करे और उस अपने मॉडल को रीड करवा दे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कि वैलिडेशन। ठीक है, अब हम उसको मतलब टेस्टिंग डेटा देंगे, फिर वैलिडेशन डेटा देंगे। अच्छा, इन पीरियड्स पे लाइक हमारी मॉडल ट्रेनिंग हो गई, ऑप्टिमाइजेशन, उसने अच्छे से फीचर्स को रीड कर लिया। इसके बाद हमने क्या करा, टेस्ट करा। टेस्ट में भी इसकी मतलब एक्यूरेसी मतलब 70 to 30%, इस तरह से लाइक 50 to 60%। अब हम जा रहे हैं उन चीजों के अंदर के जब हमारा मॉडल लाइक 50-50% उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, तो वो हमारा मॉडल क्या कहलाएगा। और अगर मतलब लाइक अगर हमारा मॉडल की एक्यूरेसी 70 मतलब 70 to 30 होती है, तो वो अंडर फिटिंग कैसे हो जाएगा। अगर हमारे मॉडल की ट्रेनिंग 70 to 30% होती है, तो ओवर फिट वो कैसे हो जाएगा। ये सारी टर्म्स अभी हम इसके अंदर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो जर्नलाइजेशन एक वो पॉइंट होता है जिस पर हमारा मॉडल सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन ट्रेनिंग पर होती है, जर्नलाइजेशन वैलिडेशन डेटा के ऊपर होती है। ठीक है, कि हमारे मॉडल ने जो पैटर्न रीड करे हैं, आया कि जब हमने उसको वैलिडेशन डेटा दिया, तो क्या वो वैलिडेशन डेटा पर वो प्रिडिक्शन सही कर रहा है, वो अंडर फिट और ओवर फिट तो नहीं है। उसकी एक्यूरेसी जब बिल्कुल अनसीन डेटा के ऊपर वो प्रिडिक्शंस कर रहा है, और लाइक 50 to 60 या 60 to 50 भी चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा कि हमारा मॉडल अच्छे से जर्नलाइज्ड है। ठीक है, लेकिन अगर एक पीरियड ऐसा आ जाता है, एक मतलब जिसको हम कहेंगे बाउंड्री, हमारे बाउंड्रीज जो हम उसको बाउंड्रीज जो हम उसको डिफाइन करेंगे, मोस्टली हमारी बाउंड्रीज होती हैं 30 to 70 के बीच में। समटाइम ऐसा होता है कि हम उसको 90% भी कर लेते हैं। तो वो बाउंड्रीज के अंदर जो हमारी प्रिडिक्शंस आ रही हैं, तो आया कि वो मतलब इस तरह से है 50 to 60, 60 to 50, तो वो जर्नलाइज है हमारा मॉडल। ठीक है, अब आगे हम इसको पढ़ते हैं। बस मुझे अभी पहले आप लोगों को ये बताना था कि अंडरस्टैंडिंग द टेंशन बिटवीन द जर्नलाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन क्या है। हम जर्नलाइजेशन क्या करने जा रहे हैं एंड ऑप्टिमाइजेशन क्या है। ठीक है, फिर इवेलुएट मेथड वो आगे हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से ये सारे टॉपिक हम अच्छे से डिस्कस करते चले जाएंगे। अभी हम जर्नलाइजेशन के ऊपर जा रहे हैं। जर्नलाइजेशन इन दिस 3 एग्जाम्पल्स जो हमने ऊपर पढ़ी हैं मॉडल की अपनी ट्रेनिंग में, जैसे हमारा था प्रिडिक्शन मूवी रिव्यूज था, टॉपिक क्लासिफिकेशन था, इन हाउस प्राइस रिग्रेशन था। वी स्प्लिट डेटा इनटू द ट्रेनिंग सेट एंड वैलिडेशन सेट एंड टेस्ट सेट। ठीक है, अब यहाँ पर 3 चीजें आ गई हैं, training, testing and validation. The reason not evaluate the model on the same data, they अनम ऊपर करना, अनम तुम हो। हाँ बिल्कुल, मैं हूँ। 1 मिनट ऊपर कर रही हूँ अभी। ठीक है। हाँ ऊपर ले जाओ, हाँ इसको ऊपर ले जाओ। हाँ बस, ठीक है।
देखो, where the training is a quickly become evident after a few epochs, performance on the never before seen data started driving. जैसे लाइक मैंने आप लोगों को बताया ना कि थोड़ा सा अनम, और मैं तस्वीर पर लेकर जाना, मैं जरा इन लोगों को तस्वीर के जरिए समझाऊं। ये जो हल नीचे डायग्राम आ रही है ना, हाँ बस ये थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, बस बस बस, हाँ बस 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 बस, हाँ ये आप लोग देख रहे हैं डायग्राम कि ये आप पहले तो पढ़े ही देखेंगे, जो डॉटेड लाइन है ये ट्रेनिंग है, ठीक है, ट्रेनिंग कर्व है, और ये वैलिडेशन कर्व है। अच्छा, हमने अभी तक पढ़ा था एक बेस्ट फिट लाइन होती है लीनियर, मतलब हम लीनियरली, मतलब एक बीच में से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसकी वजह से हमारा एक बेस्ट फिट लाइन आ जाती है, जिसमें हमें पता चल जाता है कि भाई हमारा मॉडल में कौन सी बेस्ट फिट लाइन है जो हमारे डेटा को डिवाइड कर रही है, अगर वो क्लासिफिकेशन का है जिस तरह से। लेकिन डीप लर्निंग में जब हम मॉडल की ट्रेनिंग करते हैं, उसमें अगर हम स्ट्रेट लीनियर लाइन लगा दें और हमारा डेटा इस तरह का नहीं है, लाइक वो 2D है, 3D है और मजीद डायमेंशंस हैं उसके अंदर, तो हम अपने डेटा को कैसे मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो डीप लर्निंग में बेसिकली फिर हमें जाना पड़ता है कर्व्स के ऊपर। हम स्ट्रेट लाइन पर नहीं रहते, फिर हमें कर्व्स के तरीके से हमें इस पे डिफरेंट, मतलब लाइक हमें कर्व को यूज करना पड़ता है। फॉर द मॉडल यू सॉ इन द प्रीवियस चैप्टर, परफॉर्मेंस ऑन द held out validation data started improving training went to the अनंत तुम रीडिंग करो, मैं समझाऊंगी, वरना तो मैं दोनों हाँ को यहाँ से हाँ करूंगी। हाँ 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 हाँ। तुम खुद थक जाओगे, रुक जाओ। फॉर द मॉडल्स यू सॉ इन द प्रीवियस चैप्टर, हमने पिछले चैप्टर में एक मॉडल ट्रेन किया था जिसकी नोटबुक मैंने शेयर कर दी थी। उसमें वैलिडेशन को काफी इन डिटेल बताया हुआ भी है, डिस्क्रिप्शन भी उसमें है। परफॉर्मेंस ऑन हेल्ड आउट वैलिडेशन डेटा स्टार्ट इम्प्रूविंग, जब हम वैलिडेशन डेटा पे उसको डालते हैं तो क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। और हम्म। ट्रेनिंग वेंट एंड देन इनएविटेबली पीक्ड आफ्टर अ व्हाइल, और फिर आप ये देखते हैं कि आप उसकी ट्रेनिंग में ही देख लेते हैं कि वो अपनी पीक पर है। लाइक उसकी वैलिडेशन में जो उसकी एक्यूरेसी 97 96 जो भी परसेंट आ रही है। दिस पैटर्न इलस्ट्रेट इन फिगर, और इस पैटर्न को इस फिगर के अंदर इन्होंने इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है कि अगर तो ट्रेनिंग अच्छी है तो कैसे है, हाँ अगर अंडर फिटिंग है तो कैसे है, ओवर फिटिंग है तो कैसे है। हाँ, लाइक जैसे ये देख रहे हो ना आप, ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारी ट्रेनिंग कर्व है। लाइक अब हमने डेटा की ट्रेनिंग करी, अब हमने इसको ट्रेन कर दिया, इसने अपने फीचर्स को अच्छे से रीड कर लिया ना, और ये देखो ऊपर से जो लॉस वैल्यूज चली आ रही हैं और ये बिल्कुल नीचे आके जीरो हो गया। ठीक है, ये तो समझ आ रहा है ना कि ये हमारा लॉस कम होता जा रहा है, कम होते होते नीचे आकर बिल्कुल हमारा लॉस जीरो पे चला गया। ये हमारा ट्रेनिंग टाइम था। अब जो हमारी डैश लाइंस हैं वैलिडेशन, अब जब हमने इसको वैलिडेशन डेटा दिया, तो उसने क्या शुरू करा, उसने मतलब उसी को लॉस को क्या करने लगा, वो अंडर फिटिंग उसकी होती चली गई, लाइक इस तरीके से उसकी फिटिंग हो रही है, बीच में आके रोबोस फिट हो गया। लेकिन जब उसने आगे को, उसने जिस तरीके से उसकी ट्रेनिंग हुई थी, उसने क्या करा, उसने लर्निंग ठीक से नहीं करी, जस्ट उसने उसके सारे फीचर्स को अच्छे से रीड नहीं किया, क्योंकि शायद वो डेटा नॉइसी हो, शायद उसके जो लेबल्स दिए गए हों वो गलत लेबल्स दे दिए हों, लाइक वो 4 हो और उसको लेबल 3 दे दिया। तो इस तरह से अगर डेटा हम देते हैं मॉडल को, तो क्या होता है, या तो वो अंडरफिट चला जाएगा या वो ओवरफिट हो जाएगा। तो क्या क्या हुआ, जो हमने लेबल्स दिए या नॉइसी डेटा दिया, उस पे तो हमारे मॉडल ने अच्छे से उसके फीचर रीड कर लिए, कि लाइक जो 3 है उसको लेवल 4 दिया है, तो उसने अच्छे से याद कर लिया कि ये 3, पिक्चर तो 3 दिख रही है लेकिन लेवल 4 है, उसने रट लिया। अब हम जब तो मॉडल हमने ट्रेनिंग के लिए, अब वैलिडेशन के लिए डेटा दिया, तो अब हम दे रहे हैं 4 और वो है भी एक्चुअल 4, तो वो कैसे रीड कर सकता है, तो क्या होगा, वो ओवरफिट हो जाएगा। मतलब क्या, हमारा गलत डेटा देने से, नॉइसी डेटा देने से या गलत लेबल देने से क्या हुआ, हमारा हमारा मॉडल ओवरफिट हो गया। अब देख रहे हैं आप, ये जो लाइन है ओवरफिटिंग की, ये ऊपर जा रही है, यानी कि हमारा लॉस कम नहीं हो रहा। वो जो हमारा ट्रेनिंग डेटा पर मॉडल ट्रेन हुआ था, वो तो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट उसने रीडिंग कर ली थी, लेकिन अभी क्या हुआ, जब हमने उसको वैलिडेट डेटा दिया, तो वो तो सही काम ही नहीं कर रहा, वो तो ओवरफिट हो गया, वो उसको सही से प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहा। तो अब आप देख रहे हो इसका लॉस दोबारा बढ़ना शुरू हो गया। देखा,
मतलब लाइक पहले तो ट्रेनिंग में लॉस बिल्कुल जीरो चला गया था, लेकिन अब जब हम वैलिडेशन डेटा दे रहे हैं तो लॉस बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट हमारा डेटा सही नहीं था, उसकी लेबलिंग्स नहीं सही थी, दैट्स वाई वो क्या हो गया, वो ओवरफिट हो गया। ठीक है अनम, अब नीचे का हाँ At the beginning of training, optimization and generalization are correlated. The lower the loss on training data, the lower the loss on test data. While this happening, your model is said to be underfit. There is still progress to be made. The network hasn't yet modeled all relevant patterns in the training data. But after a certain number of iterations on the training data, generalization stop improving, validation metrics stall and then begin to degrade. The model is starting to overfit. That is, it's beginning to learn patterns that are specific to the training data, but that are misleading or irrelevant when it comes on new data. ठीक है, मतलब ये अब आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी कि मतलब जिस तरीके से अभी अनम ने सारी चीजें पढ़ी। अच्छा एक चीज मैं थोड़ा सा इससे हटके भी आप लोगों को बता दूं कि मतलब जब हम किसी भी मॉडल को ट्रेन करते हैं तो अंडर फिट और ये जो ओवर फिट कह रहा है ये बेसिकली होता क्या है। मतलब जब हम मतलब लाइक अगर हम एक रिग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और वो बेस्ट फिट लाइन है और उसमें क्या हो रहा है, हमारा जो डेटा है वो अपने ट्रू अहमद, टारगेट से काफी डिस्टेंट हो गया। ठीक है, वो हमारे ट्रू टारगेट से काफी ज्यादा डिस्टेंट है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अंडरफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा डेटा अगर हमारा डेटा जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो बिल्कुल ट्रेनिंग डेटा के बिल्कुल एक्चुअल उस पर चला गया और जब हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही डिस्टेंट हो गया, तो इस तरीके से जो ये ओवरफिट हो जाएगा कि वो बिल्कुल पैटर्न्स पढ़ ले और जब हम उसकी वैलिडेशन करें तो वो बिल्कुल ही बायस हो जाए। अच्छा बायस कब होगा, बायस हमेशा जब भी हम ट्रेनिंग डेटा देते हैं उसके ऊपर वो बायस होगा। ठीक है, एंड उसमें वेरिएंस कब आएगा, जब हम टेस्ट डेटा देंगे, टेस्ट डेटा देने पर अगर उसमें उसकी उसमें वो उसकी प्रोडिक्शंस में और उसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएंस हो जाएगा टेस्ट डेटा के ऊपर। तो ये याद रखना है, बायस कब होगा ट्रेनिंग डेटा पर और वेरिएंस कब होगा हमारे टेस्ट डेटा के ऊपर होगा। ठीक है, ओवरफिट और overfitting is अंडरफिट, सॉरी। Start करूँ मैं reading? Overfitting is हाँ हाँ particularly हाँ likely to हाँ occur when your data is noisy, it is involves uncertainty, or if it includes rare features. Let's look at concrete examples. हाँ, ये दिख रहा है ना, अब आपको देखें ये कितना नॉइसी डेटा है। अब आपको कोई भी अल्फाबेट सही से समझ आ रहा है इसमें, नहीं। तो अगर ऐसे डेटा पर हम अपना मॉडल ट्रेन करते हैं, डू यू थिंक कि वो अच्छे से जब हम उसको वैलिडेशन डेटा देंगे तो वो अच्छे से चीजों को प्रिडिक्ट कर पाएगा? नो, वो अच्छे से, अच्छा जब ट्रेनिंग पे हम ये डेटा देंगे तो वो तो ये फीचर्स रीड कर लेगा, लेकिन जब हम उसको वैलिडेशन में एक प्रॉपर डेटा देंगे तो वो तो मतलब कंफ्यूज ही हो जाएगा ना, दिया क्या था ये पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो नॉइसी डेटा हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस को क्या करता है, खराब करता है, लो कर देता है हमारे परफॉर्मेंस को। तो इसलिए हमें बहुत देख कर के नॉइसी डेटा ना हो। और ये आगे इसने एक एग्जांपल्स भी दिए हैं, तुम अभी अभी ये जब नीचे जाएगा ना कि एक मतलब हम बिल्कुल एक साफ सुथरा डेटा लेते हैं और कुछ हम मतलब ऐसी जीरोस का डेटा ले लेते हैं और उसको मिक्स करते हैं और फिर उसकी प्रोडिक्शंस देखते हैं, तो देखना वो कितना मतलब वो प्रॉब्लमेटिक होगा हमारे लिए मॉडल। नीचे जाओ आप। हाँ जी, मैं नीचे कर रही हूँ इसको हमने वो देख लिया। In real world data set, it's fairly common for some inputs to invalid. Perhaps a MNIST digit could be an all black images, for instance, or something like figure 5.2. What are these? I don't know either, but they are all part of MNIST training set. What's even worse, however, is having perfectly valid inputs that end up mislabeled like those in figure 5.3. अब देखें ये सारा, ये देखें वो ऊपर लेबल उसको 9 दे रहा है जबकि वो मतलब ना 9 है ना 4 है। ठीक है, अब वो नीचे क्या कह रहा है कि 7 है और 1 को वो कह रहा है कि ये 7 है। अच्छा जो 7 है उसको वो कह रहा है कि ये 4 है। लेबलिंग देख रहे हैं आप, क्योंकि वो डेटा जो है काफी नॉइसी सा है।
9 है तो 9 को वो कह रहा है कि 3 हो सकता है। अच्छा, अब जो 3 है मतलब वो ऊपर की लाइन थोड़ी सी रिमूव कर दो तो वो 5 हो सकता है। तो इतना नॉइसी डेटा देने से हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो ओवरफिट या अंडरफिट हो जाता है। अंडरफिट और ओवरफिट एक अलग अलग चीजें हैं, जिसमें मतलब अंडरफिट और ओवरफिट मैंने अभी बताया भी था आप लोगों को कि ओवरफिटिंग कैसे हो जाती है और अंडरफिटिंग कैसे हो जाती है। एक एक पैटर्न को रीड कर लेना वो ओवरफिट हो जाता है। और आपका एक्चुअल डेटा से जब आपने एक मॉडल को ट्रेन किया और वो आपका ट्रेनिंग डेटा तो बहुत डिस्टेंट है, जब आप वैलिडेशन डेटा दे रहे हैं तो वो आपको करीब हो गया, तो वो हाई बायस हो गया, लो बायस हो गया। मतलब इस तरह से हम चीजों को इस तरह से देखेंगे आगे। If a अच्छा। model goes out of its way to incorporate such outliers, its generalization performance will degrade. As shown in figure 5.4, for instance, a 4 that looks very close to the mislabel 4 in 5.3 may end up getting classified as a 9. um, जब ये लेबल गलत है तो वो उसको 4 को 9 भी गैस कर सकता है, तो दैट्स मीन कि वो गलत प्रिडिक्शंस देना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे देखो, हाँ, ये ये देखिए ये कि कितने आउटलायर्स आए हुए हैं इसके अंदर। अच्छा, आउटलायर्स आए हुए हैं, जब हमने इसको ट्रेनिंग करी तो वो देखो कितना मतलब स्मार्टली इस फीचर्स को रीड कर रहा है। वो अंदर तक जाके वो आउटलायर्स को भी रीड करके लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या, इसमें क्या होगा, इसमें जब हम डेटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल वो बायस हो जाएगा कि इतना एक एक पैटर्न को रीड कर लेना इट्स नॉट अ गुड थिंग ना। मतलब थोड़ा सा इस तरह से पैटर्न्स को रीड करना है कि वो उसमें से उन फीचर्स को निकाल कर लेकर आए जो आवाज यहाँ से आ एक्चुअली रही जब हम किसी को जब हम वैलिडेशन डेटा दें तो वो उन फीचर को रीड करके सही से प्रिडिक्ट कर सके। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जस्ट बस लर्निंग कर रहा है। लर्निंग कैसे कि ये समझ नहीं रहा, बस जस्ट मतलब जैसे बास बच्चे होते हैं कि किसी चीज को सही से समझ के लर्निंग नहीं करते, जस्ट वो उसको ऐसा रट्टा लगा लेते हैं। तो कि बाज औकात हम जा हमारा मॉडल क्या होता है कि हमारा मॉडल क्या करता है कि वो फीचर्स को, जैसे हमने इतना बायस डेटा दिया तो उसने क्या करा, उसने उसी तरीके से उसको रीड कर लिया। अब जब हम उसको वैलिडेशन डेटा देंगे तो वो तो बिल्कुल ही वो हो जाएगा कि लाइक फोर, मैं भी आया। फोर के जो फीचर्स होते हैं उसकी जो वैल्यूज निकल कर आती हैं उसने उसको तो रीड ही नहीं करा। उसने जस्ट एक ऐसी नॉइसी सा फोर याद कर लिया और नेक्स्ट टाइम फिर उसको प्रॉब्लम हो रहा है प्रेडिक्शंस में। ठीक हाँ, है। अभी कहते हैं not all data noise comes from inaccuracies. Even perfectly clean and neatly labeled data can be noisy when the problem involves uncertainty and ambiguity in classification tasks. It is often the case that some regions of the input features space are associated with multiple classes at the same time. Let's say you are developing a model that takes an image of banana and predicts whether the banana is unripe and ripe or rotten. तो हम्म। वो लाइक बनाना ही है, और वो कह रहे हैं कि इस तरह की चीजों में भी नॉइज आ सकता है कि बनाना को आपने टैग दिया हुआ है बनाना का, लेकिन वो कोई राइप है, कौन अनराइप है और कोई रॉटन है। दीज कैटेगरीज हैव नो ऑब्जेक्टिव बाउंड्रीज, और इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। देन so the same picture might be classified as either unripe or ripe by different human labelers. Similarly, इसी तरह से अगर इसको हम क्लासिफाई करना चाहें तो डिफरेंट ह्यूमन जो एनोटेट करते हैं उस बनाना को, अगर वो राइप और अनराइप हो तो वो डिफरेंटली उसको कर सकते हैं एज एज पर वो उसको देख रहे हैं। सिमिलरली मैनी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व रैंडमनेस, कुछ प्रॉब्लम रैंडमनेस से भी रिलेटेड होती है। यू कुड यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेटा टू प्रेडिक्ट वेदर इट विल रेन टुमारो। जिस तरह से अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डेटा को देखें कि कल क्या बारिश होगी क्या नहीं, बट द एग्जैक्ट सेम मेजरमेंट्स में बी फॉलोड sometime by rain and sometime by a clear sky with some probability. तो हम सेम मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। ठीक है, तो सेम ये सेम प्रोबेबिलिटी विदाउट उस एयर प्रेशर के भी हो सकती है, बट ठीक है, एंड बाय अ क्लियर स्काई विद सम प्रोबेबिलिटी, और स्काई भी क्लियर होगा। अ मॉडल कुड ओवरफिट टू सच प्रोबेबिलिटीज डेटा बाय being too confident about ambiguous regions of the features.
अगर आपका मॉडल ओवरफिट हो गया तो उसकी प्रॉब्लम उसका रीजन प्रोबेबिलिस्टिक डेटा भी हो सकता है कि वो किसी डेटा के बारे में सो कॉन्फिडेंट है कि ये यही है, लाइक उसमें उसने प्रोबेबिलिटी नहीं रखी है, बल्कि वो सोच रहा है कि ये यही है और ये ऑफ द फीचर स्पेस की वजह से होता है, जो हम अभी फिगर 5.5 में देखेंगे। A more robust fit would ignore individual data points and look at the bigger picture, जो बिगर पिक्चर में देख रहा है और कुछ डेटा पॉइंट्स को इग्नोर कर रहा है। इसको तुम वो करोगी, एक्सप्लेन करोगी या आगे बढ़ूं इस पिक्चर को? नहीं, बस वो ये इसी तरीके से ये डिफाइन कर रहा है कि मतलब कुछ इस तरीके का डेटा आपको खुद उस तरीके से देना पड़ेगा कि अगर वो एक एक फीचर को रीड कर लेगा इस तरीके से जिस तरीके से दूसरी पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है, तो जब हम वैलिडेशन डेटा देंगे ना तो वो इस पैटर्न पर नहीं होगा। तो इस तरह का डेटा जिसमें थोड़ा सा 50 to 60, 60 to 50 का डिफरेंस आए, ये अच्छी जर्नलाइजेशन होती है। अब 50-50% आ जाए तो दैट्स वेरी ग्रेट ना। जब एक एक चीज को रीड कर लेगा तो वो फिर ओवरफिट हो जाएगा। Rare features and spurious correlations. If you have only ever seen two orange tabby cats in your life, अगर तो आपने पूरी जिंदगी में सिर्फ दो ही ऑरेंज कलर की बिल्लियां देखी होंगी, एंड दे बोथ हैपन टू बी टेरेबल एंटी सोशल, और अगर आपने वो दोनों ही एंटी सोशल है, इंट्रोवर्ट है, यू माइट इन्फर दैट ऑरेंज tabby cats are generally like to be antisocial. तो आप ये सोचेंगे कि ज्यादातर शायद ऑरेंज बिल्लियां एंटी सोशल ही होती हैं। दैट्स ओवरफिटिंग। ये है ओवरफिटिंग। इफ यू हैड बीन एक्सपोज टू अ वाइडर वैरायटी ऑफ कैट, जब तक आप बहुत सारी वैरायटी ऑफ कैट से एक्सपोज नहीं हुए होंगे, इंक्लूडिंग मोर ऑरेंज वन, जिसमें ऑरेंज कलर की बिल्लियां ज्यादा हों, यू वुड हैव you learned the cat color is not well correlated with the character। तो फिर आप ये जानेंगे कि जो बिल्ली का कलर है वो उसके करेक्टर से कोरिलेटेड नहीं होता है। Likewise, machine learning models train on data sets that include rare features valued are highly susceptible to overfitting। तो अगर हम मशीन लर्निंग को सेम तरीके से देखें तो हम ये कहेंगे जो हमारे ट्रेन मॉडल्स के डेटा और जो डेटा सेट्स पे ट्रेन मॉडल हैं, उनमें अगर रेयर फीचर्स हैं तो वो ज्यादा सस्पिशियस हो सकते हैं कि ये क्या ओवरफिटिंग हो सकती है, तो हाँ उसमें हो सकती है। In a sentiment classification chart, if the word Cherimoya, a fruit native to the Andes, only appears in one text, अगर आप सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन का टास्क कर रहे हैं, वहां पे एक फ्रूट का नाम जो एक ही दफा अपेयर हुआ है उन टेक्स्ट में इन द ट्रेनिंग डेटा, तो क्या होगा? एंड दिस टेक्स्ट हैपन टू बी नेगेटिव और सेंटिमेंट, तो फिर वो कैसे सोचेगा कि ये नेगेटिव है और ये इस या पॉजिटिव है? A poorly regularized model might put a very high weight on this word। अब जो आपका जो मॉडल है, रेगुलराइज मॉडल है, उसका वेट सारा जो है वो किस पे आ जाएगा? वन वर्ड के ऊपर, जो क्योंकि वो वर्ड एक ही दफा यूज हुआ है। एंड ऑलवेज क्लासिफाई न्यू टेक्स्ट दैट मेंशंस वो, और उसके बाद जब भी वो उसको ट्रेनिंग के बाद चेक करेंगे, तो जब वो उस वर्ड का को एक्सपीरियंस करेगा तो वो उसको नेगेटिव लेगा। वेयर एज ऑब्जेक्टिवली देयर इज नथिंग नेगेटिव अबाउट द फ्रूट चेरुमुया, लेकिन हम ये जानते हैं कि उस फ्रूट के नाम में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। Importantly, a feature value doesn't need to occur only a couple of times to lead to suspicious correlations। फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी फीचर की वैल्यू इस चीज को नहीं मांगती कि अगर वो कपल only a couple of time to lead the spurious correlations। Consider word that occurs in 100 samples in your training data and that's associated with the positive sentiment 54% of the time and with the negative sentiment 46% of time। That difference may well be a complete statistical fluke, yet your model is likely to learn to leverage that feature of the क्लासिफिकेशन टाइप। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ ओवरफिटिंग। अच्छा, ये कहते हैं कि अगर हम सेंटिमेंट एनालिसिस का कोई मॉडल ट्रेन कर रहा हो, वहां पे हमें एक ही वर्ड का जो सेंस, कभी वो सेंस कर रहा हो 54% ऑफ टाइम पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दे रहा हो और 46% ऑफ टाइम नेगेटिव सेंटिमेंट्स दे रहा हो, तो वहां पे भी ओवरफिटिंग कि इस तरह की चीजें भी ओवरफिटिंग का एक कॉमन सेंस प्रोड्यूस करती है। Here is a striking example. Take Amnes create a new training set by
concatenating 784 white noise dimensions to the existing 784 dimensions of the data. So half of the data is now noise. अच्छा, फिर ये कहता है कि अगर आपके पास half data noisy है, for comparison also create an equivalent data set by concatenating 784. concatenating का जो हम वर्ड यूज करते हैं किसी चीज को ऐड करने के लिए यूज करते हैं, तो कह रहे हैं कि अगर आपने ऐड किया है जो एक नॉइजी डेटा है और ऐड एक सेम मतलब वो ऐड नहीं कि 2 में 3 प्लस करे तो 5 हो गए। कॉन्केटिनेट मीन मतलब जोड़ देना है दो चीजों डेटा को के डेटा के मतलब साथ 5 प्लस और करें। 3 मिलके क्या हो जाएंगे? 5 और 3 57 53। 8 हो जाएंगे। हम्म अच्छा, नहीं our concatenation of meaningless feature does not all affect the information content of the data. We are only adding something. Human classification accuracy wouldn't be affected by these transformations at all. हाँ, अब बोलो। हाँ नहीं बस यही कि इसमें ये यही कह रहा है कि अब हम क्या करेंगे, हमने जो एमनेस डेटा सेट में पढ़ा था और उसमें 784 डायमेंशंस थी, 28 by 28 आपको पता है विड्थ एंड हाइट थी, जिसको हमने मल्टीप्लाई करके 784 डायमेंशंस बना दी थी, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हमारा टेंसर्स की शक्ल में डेटा जाता है मॉडल की ट्रेनिंग के लिए। अब वो ये कह रहा है कि ये डायमेंशंस में से अगर हम आधा डेटा जीरो कर दें तो फिर मॉडल की ट्रेनिंग में क्या होगा? मतलब आधे फीचर्स हम खत्म कर दें और आधे के फीचर्स हम नहीं नहीं, रहने अर्शी दें। अर्शी अर्शी ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि जैसे 784 डायमेंशंस थी ना, हाँ अब इसमें जो हम दूसरा एक डेटा ऐड करेंगे जिसकी 784 ही होगा लेकिन नहीं डायमेंशन नहीं वो जीरो होंगे। 784 ही होगा, मगर उसमें हम्म जैसे हम सैंपल्स ले रहे हैं ना, उसमें जैसे अगर हम 128 का बैच उठा रहे हैं तो उसमें हम आधा मतलब उसका बैच उठा ले, आधा आधा 784 डायमेंशन सेम एस रहेंगी। एस फार एज आई थिंक ये जो दूसरा ये 784 का उठा रहा है ना, इसकी सारी डायमेंशंस को जीरो कर देगा और फिर ट्रेनिंग पे वो वाला डेटा भी डालेगा जो 784 विद डायमेंशंस है और ये वाला हाँ विदाउट डायमेंशंस है। तो फिर इसके पास जो कॉन्केटेनेशन के बाद मीनिंगलेस फीचर्स आएंगे क्योंकि जीरो डायमेंशन होगी। तो उस वो कह रहे हैं कि इससे जो है कोई इफेक्ट नहीं होगा जो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से पड़ी है। तो हम क्या कर रहे हैं, सब सब हम कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं। ह्यूमन क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी वुडंट बी अफेक्टेड बाय अदर ट्रांसफॉर्मेशंस एट ऑल। ये कह रहे हैं जो ह्यूमनली अगर हम आई थिंक ये वाला जो जुमला है ये जो ये कह रहा है कि ह्यूमन क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी वुडंट बी अफेक्टेड बाय दीज इंफॉर्मेशन एट ऑल। ये मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन एज फार एज आई थिंक कि अगर ह्यूमनली अगर हम कोई काम करें तो इन ट्रांसफॉर्मेशंस को हम इफेक्ट नहीं कर रहे होते। आई थिंक ह्यूमन क्लासिफिकेशन, इसको सर्च कर लेते हैं, रुक जाओ। हम्म हम्म, चलो, ये तो यहाँ पे तो इन, इंडिया। आगे जाते हैं, ये मैं कल कुछ अगर मुझे मिलेगा तो मैं इसको देख के रखूंगी। बुक पे जाते हैं वापस। अच्छा, अब इस कोड को हम देखेंगे या वो जो तुमने टॉपिक बताया उसको हम खोलें? हम्म क्योंकि ये कोड क्या? बस ये सिंपल मतलब इन लोगों को ये मतलब ये बता देते हैं जो कोड है, लाइक वही एमनेस डेटा सेट उठा रहा है, वो ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन मतलब वो उसी तरीके से इसको रीशेप कर रहा है जो इसकी डायमेंशंस हैं, ठीक है। उनकी डायमेंशंस को फिर वो इनको कॉन्केटिनेट कर रहा है, ठीक है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, दोबारा ट्रेन इमेजेस ले रहे हैं np.random.len ट्रेनिंग इमेज 784 एक्सेस 1 1 मतलब कॉलम वॉइस, ठीक है। ट्रेनिंग विद द जीरो चैनल्स np.concatenate, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ट्रेन इमेजेस भी हम ले रहे हैं चैनल फॉर कॉन्केटिनेट ट्रेनिंग इमेजेस np.0 len ट्रेन इमेज 784 डायमेंशन हम उतने ही ले रहे हैं जीरो की भी, ठीक है ना।
जितनी उसकी डायमेंशंस होते हैं वो उतनी ही डायमेंशंस पे जीरो क्रिएट करेगा एक्स एक्सिस पर। नाउ लेट्स ट्रेन द मॉडल फ्रॉम द चैप्टर 2 ऑन द सेम पैटर्न पे, जैसे चैप्टर 2 के अंदर हमने ट्रेन किया था मॉडल को। तो अब ये सेम उसी तरीके से ये मॉडल की ट्रेनिंग बता रहा है कि हमने एक गेट मॉडल क्लास बनाई है, फिर हम मॉडल डॉट क्लास सिक्वेंशियल कर रहे हैं, वही उसी तरीके से डेंस लेयर लगा रहे हैं, 5 12 एक्टिवेशन पानी रीलूप। पड़ेगी मिक्स ठीक हुई है, है। देखिए इसी तरीके से हम इसको आगे पूरा फिट करा हमने, फिर उसकी प्रिडिक्शंस देखेंगे आगे। लेट्स देखिए कंपेयर हाउ द वैलिडेशन एक्यूरेसी ऑफ ईच मॉडल इवेल्युएट ओवर द टाइम। ठीक है, अब ये उसकी हिस्ट्री दिखा रहा है पूरी कि हर इपॉक पर एक्स लेवल पर और वाई लेवल पर उसकी एक्यूरेसी क्या आ रही है। अब ये तो हम जब चलाएंगे तो हमें ये जब पता चलेगा कि ये किस तरीके से सारी इसकी हिस्ट्री को दिखा रहा है। वैलिडेशंस and value accuracy 0 history dot history validation epochs 111 dot plot, वो plot करके दिखाएगा। dispute the data holding the same information is both cases the validation accuracy of the model training with the noisy channel भाई से बोले कल आएंगे जल्दी। about 1 percentage point lower purely through the inferences of the तुम हाँ जी। नीचे जाओ। हाँ नीचे जाओ, ये तो हमने देख लिया ना सारा। हाँ, तो ये जो पूरा हम इसको ट्रेन करेंगे, इसकी आप लोग मतलब इसकी देखिएगा क्या एक्यूरेसी निकल रही है, किस तरीके से ये आगे काम कर रहा है, या तो तुम यहीं चला लो इसको तो हम देख लें। हाँ, खुला हुआ तो है मेरे पास, और एक सेल आई थिंक एक सेल चला हुआ भी है। हाँ तो देखो, ये पहले एक्यूरेसी इसकी कितनी जा रही थी, 0 अच्छा नहीं, ये सारा नहीं चला हुआ, सिर्फ इसका एक सेल चला हुआ है। इसमें सिर्फ ट्रेनिंग वो उठाया है, और यहाँ तक है। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ ये कहाँ तक हुआ हुआ है। बस ये फर्स्ट वाला जो सेल है ना, वो चला है, ये वाला जो टेस्ट सेल है ये चला दिया। अब ये वाला चलाना है, लेकिन वो लिटिल चेंजेस करने पड़ रहे हैं उसी वर्जन की वजह से, लेकिन स्टिल आई वी कैन डू इट। क्योंकि हम ये देख लेंगे ना कि वो चैप्टर 2 में क्या एक्यूरेसी आई थी इन लोगों की मॉडल ये की। सिर्फ कंपैरिजन बता रहा है कि जो डायमेंशंस उसकी आप डेटा सेट वो 784, तो आप वही उठा रहे हो। बस जब उसकी डायमेंशन आप 0 कर दोगे तो फिर क्या डिफरेंस आएगा, और उसके बाद वो मैट प्लॉट लिब के ऊपर उसको वो करा के शो कर दिखाएगा। देगा कि हाँ, शो। मतलब वो अपनी मतलब एक्यूरेसी से कितना डिस्टेंट हो गया है। हम्म। अब ये नहीं कह ये रहे नेम विच इज विद नॉइस चैनल्स। ये ऑलवेज जो है ना, इस वाली बुक में ना वो आता है, एरर आता है, तो फिर चलो थोड़ा तुम ये छोड़ दो, एडजस्ट। मतलब वो हम फिर नीचे ग्राफ से इन लोगों को समझा देते हैं जो हाँ, ग्राफ में मैं फिर होता इसको है ना। इसको मेंटेन करूंगी, नोटबुक को कल शेयर करूंगी। तो कल फिर मैं जहां तक ये होगा, तो वो जहां तक काम हुआ होगा ना, आज जितना तुम पढ़ाओगी उतना मैं हम्म। कल नोटबुक बना के शेयर कर दूंगी। हाँ नीचे क्योंकि जाना। लिटिल हाँ, चेंजेस ये ऊपर भी देखो है ना, ये जो ऊपर वाली। डायग्राम है। हाँ अब ये डायग्राम नहीं, ऊपर जाओ, ऊपर 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 वो जो डायग्राम से शो कर रहा है, ये देखो ये बता रहा है वैलिडेशन क्या है हमारा। नॉइसी चैनल्स एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी विद द जीरो चैनल्स। ये देख लें जी, ये मतलब ये जो हमारा वैलिडेशन एक्यूरेसी विद द नॉइसी चैनल ये था, और वैलिडेशन एक्यूरेसी विद द जीरो चैनल। तो आप लोगों को ये डिफरेंस दिख रहा है एक्यूरेसी का कि वो कितना डिफरेंट है। अनम नीचे जाना आप। हाँ, the nature of the generalization of deep learning। ठीक है, अब ये अगला टॉपिक है द नेचर ऑफ द जनरलाइजेशन इन द डीप लर्निंग। The remarkable fact about deep learning model is they can be trained on the anything that looks like enough representation power। ये एकदम प्रैक्टिसेस करा रहा है। जैसे कि ये कहता है कि अगर हम एमनेस्ट के लेबल्स को शफल करते हैं और फिर मॉडल को ट्रेन करते हैं। पहले भी एक प्रैक्टिस थी जिसमें उसने उसकी डायमेंशंस को 0 कर दिया था। एक ही डेटा सेट की डायमेंशंस जो है वो वैसे ही छोड़ दी, दूसरे की 0 कर दी, फिर उसको चेक किया। उसको उसको एम लाइक उसको फिर उसके ग्राफ बना के चेक कराया।
अब ये कहता है कि अगर हम लेबल्स को शफल कर दें, इवन दो देयर इज नो रिलेशनशिप व्हाटसोएवर बिटवीन द इनपुट एंड द शफल लेबल, इवन के अब रिलेशनशिप क्रिएट ही नहीं हो रहा लेबल्स और उसकी उसकी अंदर जो चीजें पड़ी हैं, दैट ट्रेनिंग लॉस गोज डाउन जस्ट फाइन। आपका जो ट्रेनिंग लॉस होगा वो जो है वो तो डाउन हो जाएगा। इवन विद द रिलेटिवली स्मॉल मॉडल, नेचुरली द वैलिडेशन डज a loss does not improve at all over time since there is no possibility of generalization in this setting। क्यों इसमें नेचुरली क्या होगा कि जो वैलिडेशन लॉस जो होगा वो नहीं इम्प्रूव होगा। इसके रीजन ये है क्योंकि जनरलाइजेशन की सेटिंग ही नहीं है। बेसिकली नॉइसी डेटा का जो ये कॉन्सेप्ट बता रहा है, तो यहाँ पे नॉइसी डेटा तो इसने खुद ही कर दिया, उसके लेबल्स को खुद खुद शफल कर हाँ, दिया। तो वो जनरलाइज कैसे होगा? जनरलाइज तो जब भी ऑफ होगा ना कोर्स जब ऑफ कोर्स प्रेडिक्शन देगा वैलिडेशन डेटा पर। और फिर इसको कोड के थ्रू ये प्रूव करेगा। ये यही टॉपिक मैं लिख के और कोड को बना के जहां जहां प्रॉब्लम्स आ रही होंगी उसको सही करके और उसके बाद मैं उसको शेयर कर दूंगी। इनफैक्ट यू डोंट इवन नीड टू डू दिस विद एमनेस डेटा। यू कुड जस्ट जनरेट वाइट नॉइस इनपुट एंड रैंडम लेबल्स। यू कुड फिट अ मॉडल। अगर आप चाहें तो ये एमनेस डेटा को यूज ना करें, बल्कि आप खुद ही एक डेटा जनरेट कर दें और उसके उसके रैंडम लेबल्स बना दें। यू कुड फिट अ मॉडल ऑन इट और फिर मॉडल को फिट कर दें। एज लॉन्ग एज इट हैज इनफ पैरामीटर, इट वुड जस्ट एंड अप मेमोराइजिंग स्पेसिफिक इनपुट मच लाइक अ पाइथन डिक्शनरी। जब आप ये कर लेंगे और इसके इनफ पैरामीटर्स होंगे तो ये मेमोराइज करेगा कुछ इनपुट्स को, लाइक अगर हम किसी पाइथन जो डिक्शनरी की तरह से। इफ दिस इज द केस देन हाउ कम डीप लर्निंग मॉडल जनरलाइज एट ऑल। अगर तो यही बात है तो डीप लर्निंग का मॉडल जनरलाइज कैसे हो सकता है? शुडंट दे जस्ट लर्न एंड एड हॉक मैपिंग बिटवीन ट्रेनिंग इनपुट एंड टारगेट्स? क्या तो ये इसको लर्न करना है सिर्फ मैपिंग को और ट्रेनिंग इनपुट्स को और टारगेट्स को, लाइक अ फैंसी डिक्शनरी। जैसे एक फैंसी डिक्शनरी होती है कि ये लेबल है, लाइक ये की है, ये वैल्यू है, कि ये की है, ये वैल्यू है, इसी तरह ये लेबल है, ये पिक्चर है, ये लेबल है और ये इसका टेक्स्ट है। When expectations can we have that this mapping will work for a new input? और फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे, इस मैपिंग से? अगर तो हम न्यू हमारे पास कोई इनपुट आ रहे हों उसको पहचानने के लिए। एज इट टर्न्स आउट द नेचर ऑफ जनरलाइजेशन डीप लर्निंग हैज रादर लिटिल टू डू विद डीप लर्निंग मॉडल्स देमसेल्फ। तो अगर हम यहाँ पे ये सोचेंगे ये जो नेचर जनरलाइजेशन की नेचर है डीप लर्निंग के अंदर, ये थोड़ी लिटिल हो जाती है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा लिटिल हो जाता है, एंड मच टू डू विद द स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन इन द रियल वर्ल्ड। और इतना कुछ रियल वर्ल्ड के लिए करना हो तो लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट रियली गोइंग ऑन हियर। तो अगर हमने सचमुच को देखना हो तो फिर हमको द मैनीफोल्ड हाइपोथेसिस को देखना होगा। ये क्या है, इसको हम कहाँ पे देखें अर्शी? यहाँ पे देखें? यहाँ पे देखना चाहोगे या यहाँ पे? नहीं, हाँ, यहाँ पे ही। इसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है मिनी फोर्स को, डायमेंशंस को किस हाँ, तरीके से ठीक है वो ठीक है कर रहा ठीक है। है। The input to an MNIST classifier before preprocessing is a 28 by 28 array of integers between 0 and 255. The total number of possible input values is thus 256 to the power of 784, much greater than the number of atoms in the universe. However, very few of these inputs would look like valid MNIST samples. Actual handwritten digits only occupy a tiny subspace of the parent space of all possible 28 by 28 unit 8 array. What's more, this subspace isn't just a set of points sprinkled at random in the parent space, it is highly structured. हाँ जी। हाँ जी, मतलब ये बेसिकली आपको ये समझाना चाह रहा है मिनी फोल्ड हाइपोथेसिस क्या है। ये हाइपोथेसिस जहां पर हमारे सारी जो फीचर्स होते हैं उन फीचर्स को, उनकी वैल्यूज को निकालना और जितना भी एक्स्ट्रा चीजें, मतलब लाइक उसके एक्स्ट्रा जो वैल्यूज होती हैं उनको छोड़ देना और इस एक्चुअल फीचर को निकाल कर और इसको इनकोड करके एक ऐसी जगह पर रख देना और वहां से उनको यूज करना, उन फीचर्स को यूज करना। तो ये मिनी फोल्ड्स कहलाते हैं, ये मिनी फोल्ड हाइपोथेसिस कहलाते हैं, ठीक है।
अनम तुम जरा उस पे चलो कि वो जो मैंने तुमसे एक चीज शेयर करी थी मैंने फोल्ड्स की। अ, ठीक है ठीक है, ओके। हाँ, ये वाली चाहिए या दूसरा लिंक चाहिए? नहीं नहीं, यही यही हम्म। देखें। ये आप देखो कि जैसे अगर मतलब एक 1D डायमेंशन है, 2D डायमेंशन है, 3D डायमेंशन है, उसमें देखो ये हर फीचर को क्या करेगा, उसकी एक्यूरेट फीचर को निकाल कर सिर्फ उसको रीड कर लेगा, ठीक है, उसकी वैल्यूज को रीड कर लेगा। और जो अदर वैल्यूज होंगी जो उस फीचर से रेलिवेंट नहीं होंगी वो क्या कर देगा, उसको निकाल देगा। जैसे कि इसके अंदर एक एस बन रहा है, ठीक है ना, जो ऊपर वाले बॉक्स में 3D फॉर्म में जो एस बन रहा है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें कितने कलर स्टोन्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें ये जो निकाल रहा है, ये इसमें से एक एक चैनल की वैल्यू को और इसकी विड्थ और हाइट को, कि जहां जहां ये प्लेस हो रहे हैं पिक्सेल्स में, इनके फीचर्स को निकाल कर बाकी चीजों को लीव करके बिल्कुल एक्चुअल फीचर निकाल कर ये क्या कर लेगा, उसको इनकोड कर लेगा। इनकोड वैल्यू को अपने पास रखेगा, जिससे क्या हो जाएगा, एक किसी भी जो पिक्चर है या कोई वॉइस है या कोई वीडियो है, उसका साइज भी छोटा हो जाएगा और उसके एक्चुअल फीचर निकल आएंगे। ठीक है, नीचे जाना है ना। हाँ, ये एक सेकंड रुकना, ये कह रहा है ना मिनी फोल्ड, नहीं थोड़ा सा ऊपर करना। हाँ, ये mini folds learning is an approach to non-linear dimensionality, ठीक है, रिडक्शन। अच्छा अच्छा, और ये जो मिनी फोल्ड्स हैं ये नॉन लीनियर्स के लिए होते हैं। जैसे लाइक हम रिग्रेशन का प्रॉब्लम में ले लेके एक बेसवर्ट लाइन निकालते हैं, तो वो तो एक मतलब ये होता है कि भाई इस तरफ इतने परसेंटेज, लाइक अगर वो एप्पल की क्लास है और उसमें वो एक बनाना की क्लास है, तो भाई बेसवर्ट लाइन हो गई है, ठीक है। लेकिन ये तो मतलब टू क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आ गई। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा डेटा आए जो मतलब काफी मतलब काफी डायमेंशंस पर हो, जैसे अभी ये आपको दिख रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही क्लास नहीं है, इसमें मल्टी क्लासेस हैं, डायमेंशंस हैं, तो ये लीनियर नहीं है। तो ठीक है, तो जो अप्रोच लीनियर के लिए यूज होती है वो, उसमें हम इस तरह से नहीं कर सकते। हम मिनी फोल्ड के अंदर क्या अप्रोच होती है, नॉन लीनियरिटी डायमेंशंस पर ये करता है। Algorithm for this task based on the idea that the dimensionality of the many data set in only artificially high। अच्छा, इंट्रोडक्शन की किस तरीके से दे रहा है, हाई डायमेंशनल डेटा सेट कैन बी अ वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज, ठीक है, कि मतलब जो काफी डायमेंशनल डेटा होता है, जैसे लाइक आप अभी 2D तो देख लेते हो कि भाई ये इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट है। लाइक अगर आप जीरो को देख रहे हो एक एक्स एंड वाई एक्सिस पर, तो आपने देख लिया कि जीरो के जो पिक्सल्स की जो हाइट जा रही है, जहां तक भाई वो लाइक अगर एक ग्राफ है तो आपने देख लिया ये हाइट इतनी जा रही है और इसकी विड्थ इतनी जा रही है। हम अगर उसको मतलब 3D में कर देते हैं, लाइक अब जीरो के पीछे हम कलर चैनल्स भी लगा देते हैं, अब क्या होगा, वो एक एक पिक्सल के अंदर जाकर उसके 3 चैनल्स की वैल्यूज भी लेकर आएगा। अच्छा चलो, अब तो सिंपल ये 3D चैनल 3D इस पर चला गया कि कलर चैनल्स भी आ गए उसके अंदर। अब आप चाहो कि भाई वो 4 डायमेंशनल हो जाए, वो 4 से 5 डायमेंशनल हो जाए, 6 डायमेंशनल हो जाए, तो हमें मतलब उसको विजुअलाइज करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब हम 3D तक तो हम विजुअलाइज कर सकते हैं चीजों को, आगे विजुअलाइजेशन हमें क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो ये इसी तरीके से वाइल्ड डेटा इज अ 2 or a 3 डायमेंशन कैन बी प्लॉटेड टू शो द इनहेरिटेड स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा, ठीक है। इस तरीके से देखो, आपको ये दिख रहा होगा, डायमेंशनल प्लॉट्स ऑन द सच एज द इंट्यूटिव टू द add visualization of the structure the data at the dimension must be reduced in a same way. The simplest way to accomplish this dimensionality reduction is the taking a random अनम मुझे ना बहुत छोटा दिख रहा है, तुम थोड़ा सा बड़ा कर लोगी, projections of the data through the, हाँ मतलब वो तो पूरा ही हट गया। मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ, एक मिनट।
हाँ ये देखिए, जैसे लाइक आपको ये इतना साफ दिख लेकिन रहा है ना, ये ये मतलब ये आपको, मतलब ये आपका एक्स एंड वाई, अब लाइक 5 को आप वाई और एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लें तो ये आपको दिख जाएगा। लेकिन अभी आप इसको, हम इसको 3D में ले जाएं, 3D तक भी दिख जाएगा। 4D में फिर आपको मुश्किल होगा विजुलाइज करना। तो मिनीफोल्ड क्या करता है, मिनीफोल्ड ये करता है, डायमेंशनलिटी को रिडक्शन कर देता है। क्या करेगा वो, उनकी जो डायमेंशनलिटी है उसको रिड्यूस करके वो एक मिनी फोल्डर बना देगा, कि जिसको आप इजीली यूज कर सको अपने मॉडल के अंदर। समझे मतलब, जितनी भी डायमेंशंस है ना, वो डायमेंशन को रिड्यूस कर देता है। मिनी फोल्ड डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस कर देता है। और ये डायमेंशनैलिटी कहाँ यूज होती है ज़रा, ये हमारे डीप लर्निंग मॉडल्स में यूज होती हैं। ये वो हाइपोथेसिस स्पेसेस होती हैं जहां पर ये इसके सारे फीचर्स क्या होते हैं, ये स्टोर होते हैं। अब पूरी डायमेंशनैलिटी के साथ आप रखोगे तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो क्या होता है, ये सारी डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करके एक मिनी फोल्डर बना देता है, जहां पर ये हमारी इनकोड स्पेस बन जाती है, जहां से हम इसको यूज कर सकते हैं, जिसका साइज भी छोटा हो जाता है। ठीक है, ये मिनी फोल्डर्स होते हैं, मिनी फोल्ड्स होते हैं। नीचे जाना ना। So addresses this numbers of supervised and unsupervised linear dimensionality reduction frame have been considered as the principal components and as the independent component. नहीं नहीं, ये नीचे ले जाओ। और है ना, ये वो लिंक तो नहीं था जो मैंने तुम्हें दिया था, आइसोमैप, यही था। एक तुम मिनट में दोबारा ही खोल जाना। देती हूँ। मैं नहीं। खोल देती हूँ, ये तुमने जो लिंक भेजा था, एक तो ये था जो अभी मैंने खोला हुआ, हाँ, ये रहा। अच्छा, मिनी। इससे पहले वाला खोलना है क्या? हाँ, इससे पहले वाला खोलना। अच्छा, एक मिनट खोलती हूँ। और अगर नहीं है तो हम किताब पर ही चले जाते हैं मिनी फोल्ड्स में। नहीं नहीं, ये रहा, ये रहा, ये भी रहा। ये लो, दिख रहा है, मेरी स्क्रीन दिख रही है हाँ, ये दिख रही है ना ये। हाँ। अभी इसकी? हाँ। वो सही है? टेक्स्ट या हाँ, बड़ा करूं? नहीं नहीं, सही है। अच्छा देखो, ये देखो कितनी सारी इसके अंदर डायमेंशंस हैं। ये मिनी फोल्ड्स में क्या होता है, बेसिकली इनकी जो डायमेंशन को हम रिड्यूस कर देते हैं। डेटा साइंस रिक्वायर्ड insightful अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा एट द मोर कंपोनेंट। हाउ डू आई स्प्लिट, नहीं क्लेम, नीचे जाना। हाँ, इन दिस आर्टिकल आई विल एक्सप्लेन व्हाट अ मिनी फोल्ड एंड गिव अ कॉन्सेप्ट डेफिनेशन। ये देखो, ये मिनी फोल्ड है, ये पढ़ना है ना जरा। Manifolds describe a vast number of geometrical surfaces. To be manifold, there is one important rule that need to satisfy. The best way to understand this property is through example. Manifold exists in any dimension, but for the sake of simplicity, let's think about a three-dimensional space. अभी हम ज्यादा डायमेंशंस की बात ही करेंगे, सिर्फ थ्री डायमेंशनल स्पेस की अगर हम बात करें और उसको एक एग्जांपल से समझे, तो सपोज देयर इज अ स्मॉल एंड walking along a manifold in three dimensions. This manifold could हम्म। be curvy, twisty, or even have holes in it. Now, here is the rule from the point of view of ant, where everywhere it walks should look like a flat plane. अगर आप ये देखें कि एंट मूव कर रही है, कोई चूंटी है जो मूव कर रही है, और हाँ। वो जहाँ चलती है वो कर्वी भी है, ट्विस्टी भी है, और कहीं कहीं वहां पे होल भी है। लेकिन जब एंट उसको देख रही है तो उसको एक सेम फ्लैट। सीधा प्लेस ही नजर आ रहा है, जिस तरह से हम एक दुनिया, गोल दुनिया में है, लेकिन हमें हाँ। सारी जो जमीन है वो बिल्कुल स्ट्रेट नजर आती है, क्योंकि हम उस डायमेंशन से उसको देख रहे हैं। हम्म। राइट? Does it rule sounds familiar? If you are looking for an application, I think this is one that all of us can relate to. We live on a manifold. A sphere is one of the simplest example of manifold in three dimensions. अगर हम sphere को देखें, जैसे किसी गोल चीज को देखें, तो हम उसको भी ऐसे सोच सकते हैं कि इसकी भी थ्री डायमेंशंस हैं। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है मैनिफोल्ड की। एग्जांपल्स ऑफ मैनिफोल्ड स्पेयर्स है, टोरस है, डबल टोरस है, क्रॉस सरफेस है, क्लीन बॉटल है, क्लाइन बॉटल है।
ये कुछ एग्जांपल्स इसने जो है डिफरेंट डायमेंशंस की दी हैं और डायमेंशंस को अलग अलग कलर्स से जो है वो एक्सपोज किया है. Can you think of surface that are not manifold? These surface will have problems at some sharp points below are the first few of the come to the mind. अगर हम शार्प पॉइंट्स वाले सरफेसेस के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल अ क्यूब, इफ यू वॉक अलोंग अ साइड एंड गॉट गेट और टू एन एज, थिंग्स विल बी टू शार्प एंड विल नो लॉन्गर लुक लाइक अ प्लेन. जब आप उसके एज पे आ जाते हो तो फिर आप ये देखते हो कि अब वो एक प्लेन की तरह से नहीं है और साइड्स उसकी शार्प हैं. द लैंडस्केप ऑफ माउंटेन्स, अगर आप माउंटेन्स को देख रहे हो, अज्यूमिंग दैट द पीक इज परफेक्टली शार्प, at this point thing will not look like a plane. और जब आप पीक पे चले जाते हो तो वहां पे आप देखते हो कि वो एक शार्प चीज है लेकिन अब आपको प्लेन की तरह नहीं दिख रहा है. एंड आवर ग्लास, assuming that the intersection of the two halves is a single point, the rule will be broken here. और अगर आप फिर आवर ग्लास को देखें तो आप देखेंगे कि जहाँ पे वो बीच में से दो गोलाइयों को सेपरेट कर रहा होता है, जहाँ इंटरसेक्ट होता है, टू हाफ्स को अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा होता है, तो यहाँ पे भी वो रूल काम नहीं करता. इंट्यूशन फॉर थिंकिंग अबाउट मैनी फोल्ड्स. The common theme of these examples is that they are somewhat